तो आप सभी रेलवे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा मॉक पेपर नंबर जो है वह 15वां है, जिसमें सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन सॉल्व करेंगे। उसके बाद साइंस के प्रश्न देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद जो है हम मैथ सॉल्व करेंगे। और इसका पूरा पीडीएफ जो है 20 सॉल्यूशन के साथ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या तो आप डायरेक्ट ही टेलीग्राम पर इस चैनल को सर्च करेंगे, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। आप वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, और हम धुआंधार क्लास करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य अध्ययन से है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया। तो देखिए, अगर बात करें, देखिए सबसे पहले हमारा हो जाएगा फाहियान हो जाएगा। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। उसने कब किया था? तो उसने जो आपका दौरा किया था वह 401 से 410 तक फाहियान ने जो है भारत का दौरा किया था। और भारत में उसने निवास किया था। कब से? तो 401 से 410 तक उसने भारत में निवास किया था। उसके बाद वह 3 वर्ष कहाँ पर था? तो 3 वर्ष जो था वह पाटलिपुत्र में जो है उसने निवास किया। और यहाँ रहते हुए उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन हम फर्स्ट जो है करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं दूसरा नंबर। अब कह रहा देखिए, पानीपत का जो आपका तृतीय युद्ध है वह किन के बीच लड़ा गया था। तो देखिए, अगर बात करें तो यह मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य नहीं हुआ था। और यह आपका मुगलों और शेरशाह के मध्य भी नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य भी नहीं हुआ था। यह हुआ था आपका आदम शाह, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो यह युद्ध आपका हुआ था 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की जो है हार हो गई थी। मराठा जो है वह इस युद्ध में जो है हार गए थे। ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, अगर बात करें तो FW बाकुर यह तो नहीं थे, और सस्पेंसर वाल्टन यह भी नहीं थे, विलियम गाटफे यह भी नहीं थे, यह थे CF एंड्रूज। कौन थे? तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने वाले CF एंड्रूज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। 9 जनवरी में हर वर्ष जो है 9 जनवरी को हर वर्ष जो है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। यह भी पूछा जाता है डेट। तो यह डेट आपको जो है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। ये दोनों डेट आपको याद करना है। आगे देखिए, आगे चौथा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे कोहड़ा दे रखा है। कोहड़ा जो आपका कोहड़ा जिसे सीताफल कहते हैं, देखिए कोहड़ा फसल जो है यह खरीफ की फसल है। देखिए, यह किसकी फसल है? तो यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल देखिए, सबसे पहले रबी की बात करते हैं हमसे, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा नहीं? तो आपका कोहड़ा। अब देखिए, सरसों हो गया, और आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, और यह सब आपके किसके हैं? तो यह सब आपके, यह तीनों देखिए, यह तीनों आपके रबी की फसलें हैं। यह तीनों किसकी फसलें हैं? तो यह तीनों जो हैं रबी की फसलें हैं। और देखिए, आगे खरीफ की फसलों की बात करें, जिसमें आपका धान उगाया जाता है। धान के साथ आपका बाजरा हो गया। यह सब जो आपके खरीफ की फसलों में आती हैं। और ख़ासकर इन्हें देखिए, खरीफ की फसलों की खासकर इन्हें बारिश की बहुत ज़रूरत होती है। सर्दी एवं बसंत ऋतु में अगर बात करें तो उन्हें रबी की फसल कहा जाता है, जो आपके सर्दी और बसंत ऋतु में होते हैं। और ये अक्टूबर और मार्च या अप्रैल के बीच तक का यह समय होता है। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा भारत के, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए,
अगर बात करें तो ये आप हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में ये आपका कितने दूर में, आपका 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर की पानी की पट्टी जिसको सर क्रिक कहते हैं, वह पाकिस्तान और कच्छ केरल की दलदली भूमि के बीच है, गुजरात में। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा डैश डैश की एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार का एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। तो इसे अगर एक शब्द देना चाहें तो देखिए आपका एक शब्द के लिए इसे हम कहेंगे शेयर क्रॉपिंग। क्या कहेंगे? रैचिंग तो होगा नहीं, क्रॉप रेंजिंग ये भी नहीं होगा और हार्विंग भी नहीं होगा, इसे हम कह सकते हैं शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग यानी कृषि व्यवस्था है यह एक प्रकार की, और यह समझौता होता है कि जिसके अंतर्गत भूमि का मालिक प्राप्त फसल के कुछ हिस्से को प्राप्त करने का शर्त के आधार पर भूमि को किसी अन्य को सौंपता है। इटली में इसे मत्स्योहिया, अमेरिका में शेयर क्रॉपिंग और फ्रांस में मेतायाज आदि इसका उदाहरण जो कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अनुच्छेद जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ना, ये ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह आपका 98 में जो आपका 79वीं संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। बाकी यह ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, इन ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। देखिए 89वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। यह आयोग पूरी तरह से 9 फरवरी कब, तो यह आयोग जो है पूरी तरह से 19 फरवरी 2004 को जो है यह लागू हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग भारत में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब वर्ष हुई थी, तो देखिए यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1992 में यानी 1992 ईस्वी में। आगे देखिए कह रहा है कि 8वां नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ से देखिए ध्यान से प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए ऑप्शन पे मैं आपको ले चलता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो 8वां नंबर प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे आपको डेटें दी रखी हैं। डेटें आपकी दे रखी है जनवरी 2008, सितंबर 2005, अक्टूबर 2006 और फरवरी 2005। तो देखिए हमारी बात हो रही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह अक्टूबर 2000 जो है 2006 में लागू हुआ था। और देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जो आपका उद्घाटन किया था वह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सन 1991 में। कब? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में इसे जो है प्रस्तावित किया था। और अगस्त 2005 में जो है भारतीय संसद ने नरेगा को पारित किया। और 2 फरवरी देखिए 2 फरवरी आपका 2006 में इसे लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2006 में इसे जो है प्रारंभ किया गया। आगे देखिए 9वां नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? अब यहाँ देखिए दे रखा है 9वां नंबर प्रश्न है। अब देखिए अब पूरा दिख रहा होगा सही से। अब देखिए 9 नंबर हमसे कह रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का। किसका? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका जो होता है वह 1.602 आपका होता है, या आपको इसे 10 के घाते -90 जूल होता है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध कुल बल आपका डैश डैश हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन होगा आपका 8 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर आपका हो जाएगा
बल बराबर भार गुणे आपका त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल बराबर आपका भार गुणे त्वरण हो जाएगा, जिसमें भार आपका दे रखा है कितना, तो 2 किलोग्राम दे रखा है और त्वरण आपका कितना दे रखा है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। हम विकल्प जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो 11 नंबर प्रश्न है, तो ट्रांसफार्मर तो आपको करेगा नहीं, यह करता है आपका बैटरी करता है, और आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर भी नहीं करेगा और पहिया भी नहीं करेगा, यह करता है आपका बैटरी। देखिए बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सितार जो होता है, सितार देखिए सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आपका उत्पन्न करता है, और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। डायनामो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को कोक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा में परिवर्तित करना। और सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब लाउड स्पीकर का क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को वह ध्वनि में परिवर्तित करता है। अब विद्युत बल्ब का क्या काम है? तो विद्युत बल्ब जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। अगर आप कभी आपने देखा होगा कि अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं तो क्या होगा, आपका जो है अगर लिफ्ट चलेगी तो आप तो बढ़ जाएगा या घट भी सकता है। तो अगर बात करें यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, और इनमें से एक पिंड पृथ्वी पर है तो दूसरा इसे आकर्षण बल को गुरुत्वी कहते हैं। गुरुत्व आकर्षण बल होता है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे हम जी द्वारा जो है हम इसे दर्शाते हैं। और इसका अगर मान की बात करें तो इसका मान होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए न्यूटन के आपके 3 नियम है। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगी तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार जो है आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और यहीं जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और यहीं जब अब तीसरे नंबर की बात करें, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तित नहीं होता है। कह रहा है एक परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। अब एमीटर को अगर आपको जोड़ना है तो देखिए इस तरह से आपका होता है। एमीटर को अगर आपको जोड़ना है तो इस तरह से आपका होता है। एमीटर को जोड़ना जहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस एक सिरा आपका प्लस एक सिरा आपका माइनस होता है। और यह क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में पूरे परिपथ में धारा जो है एक समान आपकी बहती है, जिससे हम एमीटर पे धारा को सही पाठ्यक्रम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में से जो है जोड़ सकते हैं। कह रहा जूल प्रति जूल प्रति कूलाम की इकाई क्या है। तो हमारा हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें विभवांतर बराबर, तो ये आपका एक सूत्र होता है, V बराबर क्या होता है W, यानी आपका कुल कार्य, और आपका Q यानी यह क्या होता है आपका आवेश होता है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो किया गया कुल कार्य और आपका आवेश, यही आपका जो होता है यह आपका सूत्र होता है वोल्ट का। आगे देखिए 15 नंबर कह रहा है कि कंसर्ट हॉल सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन करने के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो अगर हम 15 नंबर बात करें तो देखिए इसे वक्रीय बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट कर देंगे कि कंसर्ट हॉल जो है वह सिनेमा हॉल की छतों को वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि जो है परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह श्रोता के बीच के कम से कम कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर का यानी आपका 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कह रहा समुद्र की गहराई निर्धारित करने और पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों और हिमशैल आदि को पता लगाने के लिए
किस तकनीकी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 16 नंबर में, तो आपका क्या है, अवश्रव्य ध्वनि तो आपका होगा नहीं। ये जो आपका होता है वो सोनार होता है। क्या होता है? सोनार होता है, यानी साउंड नेविगेशन आपका रिंगिंग। वह सोनार नहीं जो सोना बनाता है, आप उसे मत समझिएगा, ये आपका सोनार हो जाएगा। इसे अगर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, जिसकी तकनीकी की सहायता से हम समुद्र की गहराई मापते हैं या समुद्र में मौजूद वस्तुओं का हम पता लगा सकते हैं। तो हमारा जो है विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है। तो डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण पूछ रहा है, डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण। तो देखिए अब यहाँ पे डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण पूछ रहा है ना, तो डाइबेसिक अम्ल का जो उदाहरण हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। फास्फोरिक डाइबेसिक अम्ल का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें परमाणुओं की बात करें तो आपके देखिए इसमें आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु, इसमें दो दो आपके माइनस हाइड्रोजन परमाणु सीधे आपके पी परमाणुओं से जुड़े होते हैं, चूँकि केवल आपके एच परमाणु आयन को योग्य होते हैं, जिसमें आपका H3। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक साबुन का विलयन होता है। एक साबुन का विलयन क्या होता है, तो देखिए यह जो आपका होता है ना, ये आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो एक साबुन का विलयन जो होता है वह आपका क्षारीय होता है। विकल्प हम डी इसमें करेक्ट कर देंगे कि देखिए अगर क्षारीय और आपका अम्ल क्या होता है, तो देखिए एक साबुन का विलयन आपका क्षारीय होता है, और क्षारों का जो आपका पीएच मान होता है, अगर 7 से अधिक होता है, और अम्लों का जो आपका ये आपका क्षारों का हो गया, क्षार का। और यहीं अम्ल की बात करें, अम्ल की, तो देखिए अम्ल का जो आपका पीएच मान होता है वह 7 से अधिक अगर कम होता है, और उदासीन है जो अगर यह उदासीन है तो आपका जो है, अगर ये उदासीन है तो इसका मान आपका 7 होगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्षार जो है जल में विलय होते हैं, यह एल्काइन बनाते हैं। और सभी एल्काइन जो होते हैं वह क्षार होते हैं, लेकिन ये सभी क्षार एल्काइन नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। अब आगे 19 नंबर कह रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोराइड का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए इसका अगर मुख्य कार्य देखें तो यह जो होता है ना, यह देखिए इसका मुख्य कार्य होता है पेप्सिन निर्माण हेतु कम पीएच मान को बनाए रखना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। यह भोजन पचाने में आपका हमारा मदद करता है, लेकिन ज़्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड अपच का कारण भी बनता है। तो हाइड्रोक्लोराइड की खोज जाबिर इब्न हेयन ने की थी। तो ऑप्शन देखिए हम बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है। तो अगर हम देखिए धातु को शुद्धिकरण की प्रक्रिया अगर करें तो शुद्ध धातु हमें कैसी प्राप्त होगी, तो आपके कैथोडों पर। कैसे? कैथोडों पर। और देखिए शुद्धिकरण का उपयोग धातुओं को शुद्ध नमूने तैयार करने के लिए किया जाता है, और धातु को शुद्धिकरण प्रक्रिया में अशुद्ध नमूनों को एनोड के रूप में जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है। तो कुनेन जो है आपके कुनेन की छाल आपकी कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो देखिए ये आपका होता है सिनकोना। देखिए सिनकोना जो है कुनेन का एक स्रोत होता है। अब देखिए अब यहाँ देखिए आप हाँ देखिए अब सिनकोना जो है आपका वह एक कुनेन का एक स्रोत होता है, और निकोटीन आपका एक निकोटीन होता है ना, निकोटीन कहाँ पाया जाता है, तो तम्बाकू कैफीन। देखिए निकोटीन आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका तम्बाकू में पाया जाता है, और कैफीन जो है आपका कॉफ़ी में पाया जाता है, और थीन आपका देखिए चाय आदि में प्राप्त होता है। तो विकल्प हम दिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा 22 नंबर निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए हम ऑप्शन पहला ही करेक्ट कर देंगे कि देखिए फाइबर हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। महिलाओं को प्रतिदिन अगर आपको देखिए अगर कोई फीमेल है उसको 25 ग्राम, और पुरुष को देखिए अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए महिला है, यानी आपकी एक मिनट देखिए यानी फीमेल है तो उसको आपको 25 ग्राम, और मेल जो है उसे 38 ग्राम फाइबर का जो है सेवन करना चाहिए। और विकल्पों में बात करें तो ऑप्शन देखिए हमारा विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, सेव। तो देखिए कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न कर सकता है।
तो ऑप्शन देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन तो आपके शो हो रहे हैं, ग्लूकोज, रक्त है, ऑक्सीजन है और आपका निश्चेतक है। अब देखिए अब 23 नंबर है ना, 23 का हमारा निश्चेतक का विकल्प नंबर हम डी करेक्ट कर देंगे। विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन दवाओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि शल्य चिकित्सक के दौरान अनुभव न हो, उन्हें निश्चेतक कहते हैं। देखिए निश्चेतक क्या होता है, जैसे आपने मेढक पे देखा होगा और कुछ ऐसे जीव होते हैं, केंचुए हो गए, उन्हें दिया जाता है। उनके जो है ऑपरेशन करके देखा जाता है ताकि वह जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं और उन्हें जो है किसी तरीका जो है दर्द ना हो। इस वजह से डॉक्टर जो है इसे निश्चेतक ही हम कहते हैं। यही आपका जो है इस पे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? तो देखिए स्नेहक द्वारा क्या काम किया जाता है? तो ये जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्नेहक द्वारा सतह की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग कम की जाती है। इंटरलॉकिंग कम की जाती है और साथ ही अगर बात करें तो देखिए अनियमितताओं के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे अवांछनीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और किसी भी सतह के लिए यह आपकी बेकार है। तो ऑप्शन देखिए ए हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कोर डेटा की विशेषताएं नहीं हैं? तो कोर डेटा की विशेषताएं क्या नहीं हैं? तो देखिए ये ऑप्शन पहला ही हो जाएगा कि जो है दिकोरिका यानी आपका डिप्लोब्लास्टिक यानी कोर्डेटा संघ की विशेषता नहीं है। कोर्डेटा संघ के जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्लोम दरारें अवश्य पाई जाती हैं। इनमें पूर्ण विकसित रक्त का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो बंद प्रकार का होता है। इसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगर बात करें उदाहरण जैसा शार्क हो गया, टारपीडो हो गया, रोहू भेटकी हो गई, हिप्पोकैम्पस हो गया, कॉर्डेटा संघ के यह सब जंतु हैं। तो ऑप्शन देखिए हम पहला ही और 25 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा अंतर्निर्विष्ट आपका विभज्य द्योतक का स्थान बताना है। तो देखिए अंतर्निर्विष्ट विभाज्य द्योतक का स्थान बताइए। तो ये जो हो जाएगा हमारा पत्तियों के आधार पर स्थित होते हैं। अंतर्निर्विष्ट आपका विभज्य द्योतक का स्थान पत्तियों के आधार पर स्थित होता है। एक अंतरकोशीय विभाज्य द्योतक प्राथमिक कार्य एक पौधे के अंग के अनुदैर्ध्य विकास के सुगम बनाना है, जो अगर शीर्ष आपका विभज्य द्योतक की गतिविधियों से स्वतंत्र हो। इसे घास और विभज्य द्योतक के रूप में जाना जाता है। कह रहा नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो नर में शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो देखिए आपके नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो यह जो आपके उत्पन्न होते हैं ना, ये आपके वृषण में उत्पन्न होते हैं। वृषण वह स्थान होता है जहाँ शुक्राणु जो है पैदा होते हैं। वृषण बांस डिफरेंस द्वारा पुरुष प्रजनन अंगों को बाकी हिस्से में जोड़ा हुए हैं, जो श्रेणियों में हड्डी और इलियम के आधार पर फैल जाते हैं और एम्पुला वीर्य पुटिका और प्रोस्टेट के चारों ओर लपेटते हैं और मूत्र मार्ग में मूत्राशय से लिंग के माध्यम से यह चलता है। तो देखिए वृषण हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर कह रहा डैश डैश के कारण गुणसूत्र की संख्या जो है 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। तो 28 का ए हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण गुणसूत्रों की संख्या आपकी 21 में जो है अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति होती है। यह एक आनुवांशिक विकार है और ये आपका मात्र संलग्नन विकार है। तो ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। 29 नंबर है, कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश डैश स्थान पर स्थित है। तो ये देखिए ये आप कहाँ पर है? तो हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में स्थित है। यह भारतीय पुलिस आईपीएस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 8 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है संगीत से संबंधित हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ हम एक आध देखें। देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है 52,900 में गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए अगर इनका हम गुणनखंड करें तो क्या दे रखा है आपका 52,000, कितना दे रखा है आपका 52,900।
52,900 दे रखा है। अब इसको हम पहले काटते हैं 2 से, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो गया और आपका 6, 4 और इधर आपका 50 हो जाएगा। अब फिर अब देखिए इसे 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 13 दूना आपका 26 हो जाएगा। हाँ, नहीं 1 मिनट, 2 एकम 2 होगा, 2 तियाँ आपका 6 होगा और 2 दूना 4 होगा और ये आपका 25 हो जाएगा। फिर हम इसे 5 से काटें, देखिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 2 पच्ची आपका 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर आपका 5 छक 30 हो जाएगा और आपका 4 और 5 आपका बचेगा। फिर इसे किससे काटते हैं, फिर इसे 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो आपका 5 पच्चे 25 हो जाएगा और फिर आपका 2 और 9 हो जाएगा। फिर जैसे इसे अब तो यह किसी से कटेगा नहीं, अब इसे हम डायरेक्ट 23 से काटते हैं, 23 से कटेगा ये आपका 23 बार में। अब एक बार 23 से इसे फिर काटेंगे तो आपका जाके 1 बच जाएगा। तो अब देखिए हमारा गुणनखंड क्या आ गया, तो अब देखिए गुणनखंड हमारा क्या आया, 1 मिनट, गुणनखंड देखिए हमारा क्या-क्या आ गया, तो 52,900। अब देखिए इसका गुणनखंड क्या आया है, 2 पे 2 आ गया हमारा और 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार और 23 भी हमारा 2 बार आया है। कितना, 23 भी हमारा 2 बार आया है। अब गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या 2 2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा, फिर हमारा 2 प्लस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर हमारा 2 प्लस 1 और फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 हो जाएगा और यह भी आपका 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 हमारा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल आपका जो बचता है ना, शेषफल 7 रहता है, तो उसी संख्या के वर्ग के अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा यह पूछ रहा है। तो देखिए मान लेंगे अगर मान लेंगे वह संख्या आपकी x हो जाएगी, यानी 16 m बराबर जो हमारा हो जाएगा वह प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब सब संख्या का वर्ग कर देंगे, क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अगर संख्या उसी संख्या का अगर वर्ग कर दे 16 का, तो देखिए 16m प्लस आपका 7, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, तो देखिए 16 का वर्ग करेंगे आपका 256 m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 7 सत्ती 49 हो जाएगा, 49 का भी और प्लस क्या हो जाएगा आपका, यह होगा 224 m हो जाएगा, 224 m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम 16 को जो है कॉमन ले लेते हैं, 16 को कॉमन ले लेंगे तो 16m स्क्वायर बचेगा और प्लस का आपका 14 बच जाएगा और प्लस का आपका 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो अपशिष्ट आपका योगफल निकालें तो अपशिष्ट योगफल आपका 1 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यही देखिए कह रहा है 96, 72 और 144 और 48 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है कितनी बार आएगा। तो देखिए अगर हम इसका जो है देखिए 96 हो गया और क्या हो जाएगा 96 और क्या है, फिर आपका 72 है, 72 के बाद 144 है, 144 के बाद क्या है 48 है। तो चलिए इनका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 2 चौका 8, ये आपका 48 हो जाएगा, ये आपका 36 दूना 72 और 72 दूना 144 और कितना है आपका 48 है, तो ये आपका 24 दूना 48 हो जाएगा। अब फिर आपको 2 से काटते हैं इसे, तो 2 से काटेंगे 24 दूना 48 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा और 36 दूना 72 हो जाएगा और 12 दूना यह 24 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से ही काट देते हैं, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और क्या आप 9 को तो कटेगा नहीं और 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अब फिर आप देखिए किससे काटते हैं, 6 9 9 आ गया। अब देखिए किससे काटते हैं, अब 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 हो गया, तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9 और आपका एक बार में कट जाएगा। तो अब देखिए अगर ये आपका 1 मिनट, ये कुछ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इसमें?
48 96 48 24 12 12 के बाद 6, उसके बाद आपका 3 यहाँ आएगा ना, 2 बार कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार आपका दे, देखिए 2 आपका जो है 5 बार जाएगा तब जाके यह कटेगा। तो कोई नहीं, देखिए पहले हम गुणनखंडी देख लेते हैं। देखिए ये आपका लैसे पे कितना आएगा, ले एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपको आ जाएगा 12 गुणे आपका 24 आ जाएगा, और आपका मैथ पे आपका यानी मैथ पे आपका कितना आ जाएगा, मैथ पे आपका जो आ जाएगा वो आपका 24 आ जाएगा। तो अगर देखिए मैथ पे और लेसन में अगर बार देखें तो आपका 12 बार आएगा, कितनी बार में, 12 बार में आएगा। तो ऑप्शन देखिए ए हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा है एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश इस छात्र ने जो है इस भिन्न को जो है 27 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर जो है सही गुणनफल से 25 कम था, तो वह भिन्न क्या होगा। तो मान लीजिए, अगर मान लेंगे, देखिए मान लेंगे वह भिन्न क्या था, तो भिन्न जो था वह एक्स बटा वाई था, एक्स बटा वाई था। तब देखिए 72 और एक्स बटे वाई और माइनस 27, और क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 25। ये क्या था, 25 जो था वह कम था। तब देखिए ये आपका 72 ये आपका हो जाएगा 45 आपका जाएगा, तो एक्स बटे का वाई और इधर आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, तो देखिए ये हो जाएगा 25 बटे का हमारा 45 हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा, तब देखिए 5 पच्चे 25, 5 नवा 45, तो भिन्न क्या आ जाएगा, तो भिन्न हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/9 आ जाएगा। तो चलिए अभी देखिए अब मैथ हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, इतना तो हो गया। अब देखिए मैथ चलते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए रीजनिंग है, मैथ लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मैथ के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, आप बोर हो जाएंगे, तो मैथ जो है हम लास्ट में देखेंगे। पहले रीजनिंग देख लीजिए। अब 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, क्या कह रहा है 52 नंबर, कह रहा है उस विकल्प को के साथ प्रस्तापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। तो आपका 96(1) का जो 961 का जो संबंध दे रखा है 2 से दे रखा है, तो 721 का संबंध पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, तो 9 6 1, तो क्या है आपका 9 है 6 है, 1 मिनट देखिए 9 है 6 है और क्या है, तो 1 है। अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम कर देते हैं, देखिए 9 आपका 9 कर देते हैं, माइनस का 6 है और आपका माइनस का 6, ये प्लस का जो हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब 9 में से 7 जाएगा, 1 मिनट देखिए प्लस का 7 तो आ ही जाएगा, ये आपका जो कितना आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और आप देखिए 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका दे रखिए 7 2 1 दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 7 है 2 है माइनस का 1 है। अब देखिए अब 7 देखिए 7 आपका हो जाएगा, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 आपके 3 हो जाएंगे, तो ये आपका 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कह रहा है उसी चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो आर्किटेक्ट दे रखा है और बिल्डिंग और अथर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए अगर जिस प्रकार आर्किटिक दे रखा है ना, आर्किटिक दे रखा है, आर्किटिक जो क्या करता है, आर्किटिक का काम है बिल्डिंग का बनाना, वह बिल्डिंग से संबंधित काम करता है। उसी प्रकार यानी जो अथर होता है ना, अथर यानी लेखक, वह क्या करता है, वह बुक्स लिखता है यानी किताबें लिखता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है दिए गए विन्यास में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले ठीक एक प्रतीक है और ठीक बाद में आपका एक अक्षर है। तो देखिए आता है, देखिए इस तरह से आपको होना चाहिए। अब पहले क्या है, ऐसे कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, प्रतीक का मतलब आपका देखिए पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 2 हो जाएगा यानी संख्याएं हो जाएंगी, संख्याओं के बाद क्या हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। ये देखिए 2 + t आपका 1 हो गया, यहाँ से आपको 1 मिल गया यहाँ पे, और आपका देखिए एक आपको मिलेगा कहाँ से, एक आपको यहाँ से मिलेगा, @ दैट मिल जाएगा, और आपका 4 मिल जाएगा और k मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा,
तो उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। और तो ये देखिए यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए आपका स्टार है, ये आपका क्या है, तो स्टार है, ये आपका हो जाएगा स्टार और 8 और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो या ऐसे ऐसे आपके जो कितने मिल जाएंगे, ऐसे आपको 3 मिल जाएंगे। 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। 55 नंबर देखिएगा, यदि कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों को संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपने स्थान नहीं बदलेंगे। तो देखिए आपका कितना है, तो 8 है, 8 के बाद आपका 3 है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 7 है और 1 है। अब इनको क्या करें, हम घटते क्रम में लिखें। तो देखिए 8 लिख दिए और फिर 7 लिख दिए, 7 के बाद हम 5 यहाँ ऐड कर दें, 5 के बाद हम यहाँ पे 4 कर दें, तो देखिए 3 आप यहाँ कर दें और 2 यहाँ कर दें और 1 यहाँ कर दें। तो कह रहा है कि घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपने स्थान नहीं बदलेंगे। तो देखिए कितने अंक आपके स्थान नहीं बदलेंगे, तो एक तो आपका 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा और 2 और 5 हो जाएगा। ये दोनों आपके स्थान नहीं बदल रहे हैं, 5 और 3 भी आपके स्थान नहीं बदल रहे हैं और देखिए 7 और 2 भी 2 स्थान नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे आपके कितने मिल रहे हैं, तो ऐसे आपके देखिए ऐसे तो आपके 4 मिल रहे हैं। अब 4 ऑप्शन में नहीं है तो इस वजह से हम लगा देंगे इसमें, इनमें से कोई नहीं, विकल्प हम डी लगा देंगे। अगर हमसे पूछा जाए तो कितने स्थान बदल रहे हैं, तो आपके ऐसे हो जाते हैं कितने, तो ऐसे आपके 3 हो जाते हैं, कितने, 3 हो जाते हैं। तो देखिए 3 हमारे ऑप्शन में तो दे रखा है, लेकिन हमसे पूछ रखा था स्थान नहीं बदलेंगे, तो देखिए 4 ऐसे अंक है जो स्थान नहीं बदलेंगे, तो हम इसमें लगा देंगे विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछ रहा था कि स्थान नहीं बदल रहे हैं, तो देखिए हम 3 ही लगा देंगे, 3 जो है अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं। ऑप्शन हम सी लगा देंगे कि 3 जो ऐसी संख्याएँ हैं जो अपना स्थान नहीं बदल रही हैं। एक तो आपका 8 हो गया, एक तो आपका 4 हो गया और एक आपका 1 हो गया। ये आपके जो है सेम तरीके से हैं, ये आपके कोई परिवर्तन इनके अंदर नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देंगे, 3 ऐसी संख्याएँ हैं। 3 हो जाएगा या डी आपका डी हो जाएगा? देखिए डी हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 4 आपके जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, विकल्प डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है श्रेणी में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। श्रेणी में अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक के मार्ग पर आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो लुप्त संख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा हो जाएगा 13 गुणे 2 कर देते हैं और प्लस का 1 कर देते हैं। तो 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 और 27 गुणे कर देते हैं 3, 27 गुणे 3 कर देते हैं और प्लस का 1 कर देते हैं। तो 27 गुणे 3 प्लस का 1, प्लस का कितना कर देते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 3 आपका 81 और 2 आपका 83 हो जाएगा। 83 ये हो गया। अब फिर देखिए आपका 83 गुणे इस बार हम 4 करेंगे और प्लस की जगह हम जो कर देंगे वो 3 करेंगे। तब देखिए क्या जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 335 आना चाहिए, 335 आना चाहिए। तो देखिए हमारा 83 यहाँ ना होना कितना चाहिए, यहाँ पर 83 होना चाहिए। विकल्प हम सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा दी गई श्रेणी में अगला पद आपको बताना है। अब अगला पद बताना 57 नंबर में, क्या 57 नंबर में आपको अगला पद बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या करें, तो यहाँ पे हम करते हैं 20 और 20 गुणे हम कर देते हैं 0.5, इसमें आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आपको कितना बन जाएगा, तो ये आपका 10 बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्या कर दें, तो देखिए उसी प्रकार हम कर दें 10 प्लस 0.5 इसमें ऐड कर दें, तो आपको कितना बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब देखिए 10.5 में क्या करें, 10.5 में हम कर सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10.5 आपका रहेगा ही रहेगा, 10.5 आपका रहेगा ही रहेगा। अब उसी प्रकार 10.5 में हम क्या कर दें,
तो 10.5 में प्लस 1 हम ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। अब 11.5 हो गया। फिर देखिए 11.5 में हम क्या कर सकते हैं, 1.5 का अगर हम गुणा कर दें, 1.5 का गुणा कर दें तो 17.5 आपका 25 आ जाएगा। देखिए विकल्प हम डी करेक्ट कर देंगे। अब कह रहा है एक निश्चित की कुट भाषा में विजय को जो है इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फाल्स को किस कुट भाषा में किया जाएगा। 58 नंबर है ना। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, विजय दे रखा है, क्या है, बी है, आई है, जे है, ए है और वाई है। विजय है ना, तो विजय देखिए भी का 22 होता है। क्या होता है, भी की प्लेस वैल्यू मैं थोड़ा सा बदल दूँ। देखिए भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, भी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, आई की हमारी 9 होती है। कितनी होती है, आई की 9 होती है, जे की 10 होती है, ए की 1 होती है और वाई की 25 होती है। अब देखिए इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है आर और ई, जे, बी और जे। अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू हम लिख दें, इसकी पहले तो आर का देखिए आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, बी 2 पे होता है और जेड आपका 26 पे होता है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर इनका हम विपरीत करें, ई का विपरीत आपका भी ई का विपरीत भी होता है, आई का विपरीत आर होता है। और देखिए फिर जे का जे आपका सेम है, ए का विपरीत जेड होता है और वाई का विपरीत आपका बी होता है। तो ये आपका विपरीत ही है। तो देखिए फॉल्स का विपरीत पूछ रहा है, एफ है, ए है और क्या है, डबल एस, अब डबल एल है और एस है। अब देखिए एफ का अपोजिट आपका यू होता है, ए का अपोजिट आपका जेड होता है। तो जेड यू आ गया, तो जेड यू हो गया। अब एल का हम एल ही रहने देंगे, एल का अपोजिट देखेंगे, एल का अपोजिट आपका ओ होता है और एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट आपका एच होता है। तो जेड यू एल एल एच ओ। तो यह ऑप्शन देखिए केवल व केवल हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यह ऑप्शन हमें देखिए विकल्प नंबर केवल केवल सी में मिल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। तो डायबिटीज दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, डायबिटीज है, क्या दे रखा है, तो डायबिटीज है, अल्सर है, हार्मोन है और एनीमिया है। इनमें से भिन्न अगर हम चुने 59 नंबर में, तो देखिए अल्सर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों शरीर में किसी न किसी हानि वाले रोग हैं, जबकि अल्सर ये आपका भिन्न है। क्या, अल्सर आपका पेट से संबंधित आपका एक रोग है। और आगे देखिए ये आपके जो है आपका विषम हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी जो है ए और ई और बी का पुत्रवधू है। कौन है, तो डी जो दे रखा है, डी जो है वह ई किसका, तो डी जो है वह ई और किसका, तो डी और ई दे रखा है ना, सॉरी क्या दे रखा है, डी है और क्या है, तो ई है। डी और ई जो है वह ए और बी के पुत्र वधू हैं। किसके, ए और बी के क्या हैं, तो पुत्र वधू हैं, पुत्र वधू हैं। और जिनका पुत्र क्या है, तो जिनका पुत्र सी है। अब जिनका पुत्र क्या है, तो सी है और एच का पुत्र एफ है। तो एफ इधर हो जाएगा, देखिए इसका एफ का पुत्र आपका एच हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यह भी आपका प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यह भी आपका प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए जिसकी पत्नी ई है, कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई यहाँ पे है और सी यहाँ पर है। तो यह देखिए अगर संबंध देखें तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। विकल्प हम डी करेक्ट कर देंगे। कर है संध्या प्रवीण से पूरब की ओर है। संध्या जो है देखिए, संध्या मान लीजिए यहाँ पर है, संध्या यहाँ पर है, कह रहा है प्रवीण से पूरब की ओर है। मान लीजिए संध्या प्रवीण, यहाँ पर प्रवीण हो जाएगा, यह प्रवीण हो जाएगा। ये संध्या से इसके पूरब की तरफ है, ये उसकी कह रहा है फिर दिव्या जो दक्षिण पश्चिम की ओर है।
अब दिव्या क्या है, दिव्या जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। दिव्या मान लीजिए यहाँ पर है, दिव्या यहाँ पर हो गई। और उसके बाद कौन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह विजय यहाँ पर हो जाएगा, विजय। अब प्रवीण से दक्षिण की ओर विजय के संदर्भ में किस दिशा में है, तो देखिए विजय के संदर्भ में जो है उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व दिशा, विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। अब कथन और निष्कर्ष दे रखा है। देखिए कथन कह रहा है कि अब कुछ अंगूर, कुछ किशमिश अंगूर हैं। कुछ किशमिश क्या है, किशमिश जो क्या है, तो कुछ किशमिश जो है वह क्या है, तो अंगूर है। यह अंगूर हो गया। और देखिए क्या कह रहा है कि कुछ किशमिश अंगूर हैं, कुछ किशमिश अंगूर हैं और सभी अंगूर सेब हैं। कुछ किशमिश अंगूर हैं और सभी अंगूर जो क्या हैं, सभी अंगूर जो हैं सेब हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी फल सेब हैं। यानी आपका यहाँ देखिए आपका सभी फल, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा सभी फल। अब देखिए कह रहा है कि क्या, कुछ फल आपके सेब हैं। कुछ फल जो आपके हैं, कुछ फल जो आपके हैं वह सेब हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। और यहीं देखिए दूसरा क्या कह रहा है, और देखिए फिर क्या कह रहा है, कुछ सेब किशमिश हैं। सेब यहाँ पर है और किशमिश आपका यहाँ पर है, तो ये भी सत्य, यानी पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये देखिए कहाँ पर है, तो देखिए विकल्प नंबर केवल हमारा डी ऑप्शन में है। कह रहे दिए हुए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो आपको देखिए 27 दे रखा है ना, 27 है, और इसे अंडर रूट में कर देते हैं। 27 है और क्या है, तो प्लस का आपका 64 है। 27 है और प्लस का 64 है। तो यहाँ देखिए ऐसा 3 से निकलेगा यहाँ, और यहाँ से इसको क्या निकलेगा, यहाँ से आपको 4 निकलेगा। तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया। और उसी तरह 343 729 दे रखा है। तो 343 क्या होता है, यह 7 होता है, और 729 क्या होता है, तो यह 9 होता है। 7 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान को प्रस्थापित करेगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आपकी जो है आकृति आ सकती है, तो ये वाली आकृति क्या आ सकती है, ये वाली आकृति। ध्यान से देखिए कि आपकी बी वाली आकृति आ सकती है। फिर दी गई आकृतियों का सही दर्पण छवि आपको बताना है। अगर इसे दर्पण पे रखा जाए तो यह जो आपका है कैसा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से है, तो यह जो आपका दिखेगा, तो देखिए ये वाला इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो चिन्ह है वो इस बॉक्स में इस तरह से आपका आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ऑप्शन बी विकल्प करेक्ट कर देंगे। क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे 5 आकृतियों में दी गई जिनमें से 4 किसी न किसी एक समान है, और क्या कह रहा है, और एक असमान है, उसी असमान को आपको जो है बताना है। तो देखिए अगर देखिए 66 में, तो विकल्प नंबर डी देखिए, ये वाला जो दे रखा है ना, ये सभी में आपका जो है ऊपर की ओर रंगा हुआ है। सभी आकृति जो है काली हो रखी है वह ऊपर की ओर। लेकिन इसमें देखिए 2 नंबर में, इसमें आपकी नीचे की ओर काली हो रखी है, बाकी सभी में आपके ऊपर की साइड है। अब देखिए इन 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी एक तरीके से समान है, एक असंगत है, उसी असंगत को आपको बताना है। अब डी आकृति देखिए, इसमें डी आकृति में ए और सी में आकृति में प्रतीक चिन्ह जो आपके हैं वह एक समान रूप से हैं। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। असंगत कौन सा आकृति हो जाएगी, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा हुआ चित्र आपको चुनना है जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। तो ये वाला देखिए आकृति किसमें आपकी, ये वाली आकृति किसमें, इस आकृति में देखिए तो आपका कौन सा इसमें आपका मिलेगा। देखिए विकल्प नंबर आपका 68 है ना, 68 में देखिए,
तो अब देखिए अंतर्निहित की बात करें, ये वाली आकृति क्या इसमें मिल जाएगी? ये वाली आकृति इसमें मिलेगी क्या? तो यहाँ से अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से अगर बनाएं तो ये आपका इधर जाएगा, फिर ये आपका इधर जाएगा, इधर जाने के बाद ये आपका इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ नहीं, ये वहाँ मिलेगा, ये वाला देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका ये वाली आकृति यहाँ मिलेगी, ये वाली आकृति ये इस वाले में है, बाकी किसी में नहीं है। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें त्रिभुज देखें तो आपका देखिए एक आपका यहाँ से निकल गया और ये तो आपका होगा नहीं, दूसरा आपका यहाँ से निकल गया, तीसरा आपका यहाँ से निकल गया, उसके बाद तीसरा के बाद देखिए उसके बाद चौथा आपका यहाँ से निकल गया और चौथे के बाद एक पाँचवा आपका यहाँ से निकल गया, पाँचवा आपका यहाँ से निकल गया और छठवां देखिए छठवां यहाँ से निकल गया और उसके बाद सातवां देखिए यहाँ से निकल गया। यानी इसमें आपको अगर देखें 69 नंबर में तो टोटल कितने आपके टोटल 7 त्रिभुज हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 70 में निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए जैसा कि वह शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो 70 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा जांचना। क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले जांचेंगे यानी एग्जाम आपका एग्जामाइन हो जाएगा, एग्जामाइन आपका 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आपका उदाहरण यानी एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? फिर उदाहरण यानी एक्सप्लेन करेंगे, चौथा नंबर। और चौथे के बाद क्या करेंगे? उसके बाद उत्साहित यानी एक्साइटेड होंगे। क्या करेंगे? उत्साहित होंगे, यानी देखिए उत्साहित यानी 2 नंबर उत्साहित होंगे। फिर आपको चिल्लाएंगे यानी एक्सक्लेम करेंगे। क्या करेंगे? चिल्लाना यानी एक्सक्लेम करेंगे, तीसरा नंबर। फिर देखिए तीसरे के नंबर हम निष्पादित करेंगे, निष्पादित का मतलब एक्सक्यूट करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्यूट करेंगे। तो पाँचवा 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 देखिए कहाँ पर है? 1 4 2 3 5 देखिए विकल्प नंबर और केवल सी ऑप्शन में है। कह रहा है कि 3:40 पर घंटे सुई और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 71 नंबर है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे की सुइयां द्वारा अगर बनाया गया टोटल, अगर 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी बनाती है? तो 360 डिग्री जो है वह 12 आवर्स में बनाती है। 12 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका 11/3 घंटे में क्या कोण बनाएगी? तो ये हो जाएगा 360 और बटे का 12 और कर देंगे गुणा 11/3। तो देखिए ये आपका कटेगा, या काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 और ये आपका कटेगा 18 दूना 36 और ये आपका आ जाएगा, देखिए काटेंगे 110 डिग्री निकल के आ जाएगा, यहाँ से 110 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब 60 मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 60 मिनट में जो है डिग्री कोण बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री यानी 1 आवर में। तो देखिए ये हो जाएगा 360 डिग्री और बटे कर देंगे 60 और गुणे कर देंगे 40 मिनट। आपका कह रहा है ना 40 मिनट कह रहा है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 3 2 दूना 4 2 3 6, 3 से काटेंगे 18 बार में कटेगा, 18 दूना आपका 12 दूना कितना हो जाएगा? 240 डिग्री ये आपका हो जाएगा। 240 से बस क्या करना है? 240 डिग्री से आपको क्या करना है? 110 डिग्री माइनस कर देना है। तो आपका हो जाएगा 100 कितना डिग्री? 130 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। या दूसरा तरीका हम एक और देख सकते हैं। आप एक बार मैंने बताया था आपको 60 इंटू आवर्स कर सकते हैं, माइनस 11 इंटू आपका मिनट कर सकते हैं और इसे हम डिवाइड 2 से कर सकते हैं। अब देखिए इसी को हम कर सकते हैं। तो अब देखिए कितना हो जाएगा? 60 गुणे हम आवर्स कितना दे रखा है? तो 3 कर रखा है, माइनस 11 और मिनट आपका कितना दे रखा है? तो 40 मिनट कर रखा है। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा, माइनस 11 40 कितना हो जाएगा? तो आपका 440 हो जाएगा और बटे का 2 कर देंगे। अब 140 में से 440 जाएगा तो आपका हो जाएगा 260 डिग्री आ जाएगा और बटे का आपका 2 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे 13 दूना 26 यानी 130 डिग्री। हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट कर देंगे। तो देखिए दूसरा मेथड हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा मेथड ये आप लोग लगाइएगा। आगे देखिए कह रहा है उस विकल्प को चयन करें जो तीसरी आकृति में से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आपका मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। तो अब देखिए ये वाली आकृति इससे संबंधित दे रखी है। अब देखिए इसी में तो ये आकृति अगर देखें तो ये वाली आकृति इससे काफ़ी मिलती जुलती है, बी ऑप्शन में। यहाँ पे आपका
बी ऑप्शन रख देंगे तो ये आकृति काफ़ी मिलती-जुलती नज़र आ रही है। अब देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 73 नंबर थोड़ा-सा उसी से अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक की जगह पे आपको कौन-सी आकृति आएगी? ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर प्रश्नवाचक की आकृति पर रखें तो देखिए च 73 नंबर है ना? 73 पे रखें तो देखिए विकल्प नंबर अगर हम यहाँ पे सी विकल्प रखें ये वाला रख दें। देखिए 1 मिनट, सी विकल्प यहाँ पर रखें तो ये आपका जो है प्रश्नवाचक मार्कों को पूरा कर देगी ये वाला। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्या कह रहा है? अभी देखिए इसे कौन-सा पूरा करेगा, कौन-सा पैटर्न इसे पूरा करेगा? तो देखिए ये वाला डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन ये इस पैटर्न को जो है पूरा कर देगा। यहाँ पर आपका ये इस तरह से बनेगा, यहाँ से एक जाएगा और यहाँ पे आपका जो है आपका आधा रंगा रहेगा। तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। अब 75 है, कह रहा है प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति कह रहा है कि गुणन के बाद एक्स की जो है दिशा कैसी दिखाई देगी? अगर इसे घुमा दिया जाए तो एक्स की दिशा कैसी दिखेगी? तो देखिए ये आपकी इस तरह से आपकी दिखेगी अगर इसे घुमा दिया जाए। बाकी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।